दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान का फील्ड मार्शल ईरान के चक्कर लगा रहा है, अमेरिका के पीछे दुम हिला रहा है, वहीं दूसरी तरफ अज्ञात हमलावर पाकिस्तान में लोगों को टपका रहा है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, पाकिस्तान के लाहौर से खतरनाक खबर आ रही है। लश्कर-ए-तैयबा के फाउंडिंग मेंबर और टॉप लीडरशिप अमीर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने लाहौर में एक टीवी स्टेशन के पास हमजा की गाड़ी पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई है। जी हाँ, जिस पर गोलियां बरसाई गई हैं उसका नाम भी हमजा है, और जिसने गोलियां बरसाई है, क्या उसका भी नाम हमजा होगा? हेलो। उसकी हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वो मारा गया है, लेकिन अगर वो मारा गया है तो पाकिस्तान के एक बड़े टेरर मॉड्यूल को झटका जरूर लगा है। अब ये कहा जा रहा है कि क्या भारत अपने धुरंधर द रिवेंज वाले मोड में आ गया है? हेलो। Globally exposed for its patronage of terror, Pakistan witnessed yet another attack on a terrorist on its soil. Attack on Lashkar founding member Maulana Amir Hamza was travelling when unidentified gunmen on a motorcycle opened fire. पाकिस्तान के लाहौर में गुरुवार 16 अप्रैल को एक सनसनीखेज वारदात हुई है दोस्तों, जिसमें आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के को फाउंडर और टॉप लीडर अमीर हमजा को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के हिसाब से हमजा एक लोकल टीवी स्टेशन के बाहर निकल रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश बंदूकधारियों ने पिंडी स्टॉप के पास उसकी गाड़ियों पर जबरदस्त अटैक किया, गोलियां बरसाई। उस समय हमजा के साथ पाकिस्तानी जज नजीर अहमद गाजी भी मौजूद था। हमले के तुरंत बाद हमजा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे क्रिटिकल बताया है। हालांकि लाहौर पुलिस के कुछ अधिकारियों ने बताया कि व्हीकल में सवार बाकी लोग सुरक्षित है, लेकिन हमजा को लगी चोटें जानलेवा साबित हो सकती है। अमीर हमजा लश्कर-ए-तैयबा का न केवल फाउंडिंग मेंबर था, बल्कि उसे हाफिज सईद के बाद ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लीडर और आइडियोलॉग माना गया है। अमीर हमजा लश्कर-ए-तैयबा का न केवल फाउंडिंग मेंबर था, बल्कि हाफिज सईद के बाद उसे ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा सबसे तगड़ा इंसान बोला गया है। वो लश्कर की सेंट्रल कमिटी का मेंबर था और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोपेगेंडा विंग का चीफ रहा है। अमेरिका ने साल 2012 में उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। हमजा का नाम भारत में हुए कई बड़े आतंकी हमलों से भी जुड़ा है, जिसमें 2005 का बेंगलुरु हमला शामिल है। वो लश्कर की मैगजीन्स का भी एडिटर रहा है और उसने काफिला दावत और शहादत जैसी किताबें लिखकर यूथ को जिहाद के नाम पर गुमराह करने और भर्ती करने में उसका मेन रोल था। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो ये हमला पाकिस्तान के सुरक्षित ठिकानों में छिपे आतंकियों के लिए कड़ा मैसेज है। पिछले 1 साल में हमजा पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले मई 2025 में भी उस पर अटैक हुआ था, जिसमें वो बच गया था। हाल ही के महीनों में पाकिस्तान में लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे ऑर्गेनाइजेशन के कई टॉप कमांडर्स की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में हत्याएं हुई हैं, जिससे अज्ञात हमलावर यानी अननोन गनमैन की एक सोची समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। यह हमला बताता है कि अब आतंकियों की टॉप लीडरशिप भी सुरक्षित नहीं है और उनके सेफ हेवन्स अब उनके लिए कब्रगाह बनते जा रहे हैं। अब दोस्तों, लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर अमीर हमजा है कौन और उसके ऊपर जो अटैक हुआ इससे इतना बड़ा बवाल क्यों मचा है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, ये हमजा लश्कर-ए-तैयबा के उन चुनिंदा चेहरों में से एक है जिसकी भूमिका केवल बंदूक उठाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने संगठन की कॉन्सेप्चुअल और स्ट्रैटेजिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का काम किया। हाफिज सईद के सबसे भरोसेमंद साथियों में गिना जाने वाला हमजा उस दौर में संगठन को खड़ा करने में उसने मदद की जब साउथ एशिया में ये लोग अपनी जड़ें जमा रहे थे। लश्कर की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी मरकजी मजलिस शूरा के मेंबर के रूप में उसकी स्थिति एक टॉप डिसीजन मेकिंग ऑफिशियल की रही है, जो आतंकी ऑपरेशन के लिए न केवल रसद बल्कि रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल वैलिडिटी भी दिया करता था। हमजा को लश्कर के प्रोपेगेंडा और भर्ती विंग का भी मास्टरमाइंड माना जाता है। उसकी बात करने की इंटरेस्टिंग शैली और जहरीले भाषणों का इस्तेमाल सीमा पार से यूथ को जिहाद के नाम पर गुमराह करने और उन्हें टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स तक खींचने के लिए किया जाता रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो वो लश्कर के चैरिटेबल फ्रंट कहे जाने वाले जमात-उद-दावा के प्रोपेगेंडा सिस्टम को भी कंट्रोल करता था, जिसका पर्पस भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर के लिए पैसे और सपोर्ट जुटाना था। ऐसे खतरनाक कामों को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने उसे बहुत पहले ही स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। इंटरनेशनल दबाव के बाद पाकिस्तान में उसके अरेस्ट की खबरें, उसकी गिरफ्तारी की खबरें भी आई, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसने दशकों तक लश्कर के फाइनेंशियल लेन देन और विदेशी नेटवर्किंग को पर्दे के पीछे से कंट्रोल किया है। उसकी एग्जिस्टेंस ही लश्कर को एक उग्रवादी ग्रुप से ऊपर उठाकर एक कॉम्प्लेक्स और खतरनाक आइडियोलॉजिकल मशीनरी में बदल देती थी। लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी अमीर हमजा का एक पुराना वीडियो भी दोस्तों चर्चा में है, जिसमें उसने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान मक्की की मौत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। ये वीडियो दिसंबर 2024 की है, जो मक्की की पाकिस्तान में हुए मौत के बाद सामने आई थी। वीडियो में हमजा ने दावा किया है कि मक्की की मौत कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि उसने अपने आखिरी पलों में बहुत दर्द और तड़प झेली। मक्की संगठन का बहुत बड़ा चेहरा और हाफिज सईद का करीबी था, इसलिए उसके मौत के पीछे की इस दर्दनाक पेन ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसियों के बीच कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब क्या मक्की पर भी वैसे हमला किया गया था जैसे जमील जमाली को दाऊद को मारते हुए दिखाया गया था, तड़पाते हुए दिखाया गया था? पता नहीं भाई साहब, लेकिन स्टोरी मिलती जुलती दिख रही है। नहीं तू समझा नहीं। साथ ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इन सब के बीच हाफिज सईद का है।
तो दोस्तों हाफिज सईद को लेकर एक खतरनाक खुलासा किया लकी बिस्ट ने हमारे पॉडकास्ट पे। बताया गया कि जब हाफिज पर अटैक हुआ था कुछ साल पहले लाहौर में, तब से लेकर अब तक हाफिज ने दिखाई दिया न कहीं सुनाई दिया। पूरी स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं हाफिज सईद पर हुए अटैक की, तो हमारे टीआरपी चैनल पर जाकर लकी बिस्ट के साथ हमारे पॉडकास्ट जरूर देखना। 2 पार्ट में ये पॉडकास्ट हमने रिलीज किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर जरूर देखना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकियों की टारगेटेड किलिंग्स का जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। वो एक सोची समझी मिलिट्री और रणनीतिक सफाई की ओर इशारा करता है। इस पैटर्न का पहला स्टेज लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का खात्मा था, जहां उन बिचौलियों और मिडिलमैन्स को ठिकाने लगाया गया जो सीमा पार घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और टेरर फंडिंग के नेटवर्क को जमीन पर एक्टिवेट करते थे। यह आतंकियों के कम्युनिकेशन सिस्टम और सप्लाई चेन को काटने की स्ट्रैटेजी थी। अब यह ऑपरेशन दूसरे स्टेज में जा चुका है, नेक्स्ट लेवल में जा चुका है, जिसे डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी कहा जाता है। जिससे इसमें सीधे तौर पर आतंकी संगठनों के टॉप लीडरशिप और आइडियोलॉजिकल गुरुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि संगठन न केवल लीडरशिप के बिना हो जाएं, बल्कि उनकी भविष्य की योजनाएं बनाने वाली ब्रेन पावर ही क्या हो जाए राहुल जी? खत्म। हमजा पर हमला इसी बदलते पैटर्न की एक जरूरी कड़ी है। हमजा केवल एक ऑपरेशनल कमांडर नहीं, बल्कि लश्कर का आइडियोलॉजिकल पिलर था। इन हत्याओं का तरीका लगभग समान है। अज्ञात हमलावर यानी अननोन गनमैन द्वारा बेहद सटीक और सीक्रेट तरीके से किया गया यह हमला। इस टॉप डाउन अप्रोच यानी ऊपर से नीचे की ओर हमले का उद्देश्य आतंकी संगठनों के अंदर डर पैदा करना है और उनके कमांडर स्ट्रक्चर को हिला डालना है। जब बड़ा नेता मरता है ना दोस्तों, तो संगठन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज और असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। सब एक दूसरे पर डाउट करने लगते हैं, जिससे उनके कैडर का मनोबल भी पूरी तरह टूट जाता है। इस क्लिंजिंग ऑपरेशन के पीछे लॉजिक प्रिवेंटिव सेल्फ डिफेंस के सिद्धांत पर बेस दिखता है। जब आतंकी संगठनों की टॉप लीडरशिप खत्म होती है, तो उनके साथ सालों का एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट्स और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजिक योजनाएं भी खत्म हो जाती हैं। बिलाल सलाफी और अमीर हमजा जैसे लोगों का जाना पाकिस्तान सिचुएटेड आतंकी ढांचों के लिए एक इररिप्लेसेबल लॉस है, क्योंकि ये लोग केवल हमलावर नहीं है, बल्कि नए आतंकियों की भर्ती के लिए इंजन का काम करते हैं। ये जो किलिंग का पैटर्न है ना, ये साफ बताता है कि ये जो लड़ाई है, ये केवल सीमा पार घुसपैठ रोकने की नहीं है, बल्कि आतंक के सोर्स को खत्म करने की है। अब जरा देखिए, हमजा से पहले कितने लोग मारे गए। बिलाल सलाफी लश्कर तैयबा का बड़ा आतंकी था, वो लश्कर का एक बड़ा चेहरा, और उसका खात्मा संगठन की भर्ती और रसद कैपेसिटी पर बड़ा हमला माना जाता है। इसके बाद अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान भी लश्कर तैयबा का आतंकी था। उधमपुर और पंपोर हमलों का मास्टरमाइंड था, जिसे कराची में अज्ञात हमलावरों ने क्या कर दिया राहुल जी? खत्म। इसके बाद शाहिद लतीफ जो जैश का आतंकी था और जहां पठानकोट हमले का उसे मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है, जिसे सियालकोट की एक मस्जिद में मार दिया गया। यह दिखाता है कि अब आतंकी सुरक्षित ठिकानों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद अकरम गाजी जो लश्कर का बड़ा आतंकी था, लश्कर की भर्ती विंग का एक बड़ा नाम, जिसकी हत्या ने भी यह साबित किया कि प्रोपेगेंडा फैलाने वाले और आइडियोलॉजिकल लीडर अब प्रायोरिटी टारगेट्स हैं। भाई साहब, मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की आतंकवाद विरोधी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा पैराडिम शिफ्ट आया है। अब सुरक्षा एजेंसियां किल द टेररिस्ट की बजाय किल द इकोसिस्टम की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि केवल उस व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया जा रहा जिसने बंदूक पकड़ी है, बल्कि उस पूरे मॉड्यूल को खत्म किया जा रहा है जो उसे पनाह देता है, रसद देता है और फाइनेंशियल सहायता देता है। इसमें आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनके छिपने के ठिकाने यानी सेफ हाउसेस, और उनके उन फैमिली या सोशल कॉन्टैक्ट्स को भी रडार पर लिया जा रहा है जो उनके रसूख या फंडिंग का जरिया बनते हैं। इस नए लॉजिक का सबसे बड़ा मैसेज डेटरेंस यानी डर पैदा करना है। जब आतंकी को पता चलता है कि उसके संगठन के टॉप लीडर, उसके फाइनेंसर और उसके सुरक्षित ठिकाने अब सुरक्षित नहीं है, तो भर्ती की प्रक्रिया और कैडर का मनोबल गिर जाता है। रीसेंट अटैक्स में पाकिस्तान के कई शहरों जैसे कराची, सियालकोट और रावलपिंडी में लश्कर और जैश के कमांडरों का सफाया होना इसी मॉड्यूल आधारित विनाश का सबूत है। यह केवल फिजिकली मारना नहीं है, बल्कि उस साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी को एंड करना है जो ये आतंकी संगठन दशकों से पाकिस्तान की जमीन को यूज कर रहे थे। इसके कई लॉजिकल एग्जाम्पल्स। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई, जहां अलगाववादियों और आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया, यह रसूख और फंडिंग को खत्म करने का एक सटीक एग्जाम्पल है। पाकिस्तान के मुरीद के और बाकी इलाकों में लश्कर की ट्रेनिंग सेंटर्स और सेफ हाउसेस के आसपास अज्ञात घटनाओं का होना, जो ये बताता है कि अब किलिंग जोन आतंकी के घर तक पहुंच चुका है। कई आतंकियों के उन रिश्तेदारों को भी जांच के दायरे में लाना जो उनके इलीगल धन को लीगल बनाने में मदद करते थे। कश्मीर में हाल ही के सालों में लोकल गाइडों और रसद पहुंचाने वालों ऑन ग्राउंड वर्कर्स में के नंबर्स में भारी कमी आना, क्योंकि अब ये पूरा मॉड्यूल एक साथ निशाने पर। इन सारी सिचुएशन में सवाल यही है कि जो हमजा जो असली धुरंधर है वो आगे क्या करने वाला है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो ये केवल कुछ अचानक से की गई किलिंग्स नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक डीप स्टेट न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सोशल मीडिया और डिफेंस कम्युनिटी में इस शब्द का इस्तेमाल उन ताकतों के लिए किया जा रहा है जो बिना किसी निशाने के दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक से भी ज़्यादा महीन और इफेक्टिव हमला कर रही है। अब ध्यान केवल सीमा पर घुसपैठ करने वाले प्यादों पर नहीं है, बल्कि उस पूरी सप्लाई चेन पर है जो उन आतंकियों को तैयार करती है।
सकती है। रणनीति का अगला और सबसे जरूरी स्टेज ये व्हाइट कॉलर हैंडलर्स की जवाबदेही तय करना माना जा रहा है। ये वो लोग हैं जो सीधे तौर पर बंदूक नहीं उठाते, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता, सेना या सुरक्षा एजेंसियों जैसे ISI की आड़ में बैठकर स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, डिप्लोमेटिक सुरक्षा और फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जब तक इन मास्टरमाइंड्स को यह महसूस नहीं होगा कि भैया जो सरकारी सुरक्षा इनको पाकिस्तान में मिल रही है वो बचा नहीं सकती इन्हें, तब तक आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं होगी। आने वाले टाइम में उन रिटायर्ड मिलिट्री अधिकारियों या तथाकथित धार्मिक नेताओं पर दबाव बढ़ाने की पॉसिबिलिटीज है जो लश्कर और जैश जैसे समूहों के लिए शील्ड का काम करते हैं। इस ऑपरेशन का लास्ट टारगेट टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म करना है। मतलब है कि केवल आतंकी का खात्मा पर्याप्त नहीं है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स, उनके फंड मैनेजर्स, उनके एक्सपर्ट्स, तकनीकी विशेषज्ञ और उनके विदेशी कॉन्टैक्ट्स को एक साथ खत्म करना होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्ट्रैटेजिक पेशेंस की नीति को त्याग कर प्रोएक्टिव एंगेजमेंट को अपनाया गया है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आतंक के सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जाता, भारत के एक एक दुश्मन को चुन चुन के मार नहीं दिया जाता। बाकी इस पूरे बवाल पर आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। अननोन गनमैन हमजा ने इस हमजा को पेल दिया, इस पर आपका क्या रिएक्शन आया? और ऐसे ही हमजा यानी अननोन गनमैन की स्टोरीज अगर आप जानना चाहते हैं, ये रियल स्टोरीज है, तो हमारे TRP चैनल पर जाकर लकी बीस्ट के साथ हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट जरूर देखना। 2 पार्ट्स में ये पॉडकास्ट हमने रिलीज किया, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। TRP द रौनक पॉडकास्ट चैनल का नाम है, उसे भी जरूर देखना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।